हेलो बच्चों, आज हम लोग डोमेन और रेंज में लीनियर अपॉन लीनियर वाला केस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लिखा हो तो उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, स्पेशली रेंज, क्योंकि डोमेन तो ठीक है आसानी से हो जाता है, पर रेंज वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको आज खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो लीनियर अपॉन लीनियर वाले केसेस में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया कि फाइंड द रेंज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया और इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालने के लिए सबसे पहला काम डोमेन में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और तो कोई रास्ता है नहीं, इसमें कोई अंडर रूट तो लगा नहीं है, इसमें कोई लॉग तो लगा नहीं है, इसमें कहीं कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट तो कुछ लगा नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए फॉर डोमेन आप लोग करेंगे x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू तुम 0 कर दोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड की तरफ बढ़ जाता है, उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, x इज नॉट इक्वल टू -3 के बराबर होगा। ठीक है, x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, मतलब डोमेन बिलोंग टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग -3। आपको -3 को हटाना पड़ेगा, इसमें से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लीजिए पर उसमें से -3 हटा दीजिए। मतलब x की वैल्यू आप -3 छोड़ करके कुछ भी रखिए। x के लिए अगर -3 रखोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, x के लिए -3 छोड़ करके कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगी। तो -3 को छोड़ करके सारे रियल नंबर इसके डोमेन हो गए। ठीक है, अच्छा अब रही बात रेंज के लिए, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डोमेन लीनियर अपॉन लीनियर में डोमेन नहीं फंसता है, डोमेन में कुछ नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर है, नॉट इक्वल टू 0 करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आसानी से x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर रेंज, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है आपको ये बताना है। देखो y की वैल्यू का आइडिया कम लग पाता है, डोमेन का आइडिया तुरंत लग जाता है। डोमेन आसान होता है, रेंज का निकालना ज्यादा टेक्निकल होता है क्योंकि इधर का आइडिया थोड़ा कम लग पाता है। तो अब y को कैसे पकड़ा जाए, x को हटाना है, y को जो है सामने लाना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो सीधा सीधा आप लोग एक काम किया करो, y इंटू एक्स प्लस 3 कर दिया करो, y में x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 5x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद yx प्लस 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 5 आ जाएगा। सही है, आपने नहीं 5x प्लस 1, सॉरी 5x प्लस 1। हाँ अच्छा, अब 5x को इधर ले आओ, कितना आएगा, yx माइनस 5x बराबर 1 माइनस 3y भी हो जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 3y हो जाएगा। और इसके बाद आएगा x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 1 माइनस 3y अपॉन y माइनस 5। ठीक है, आपके पास y बराबर ये जो फंक्शन दिया था y बराबर 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 के फॉर्म में दिया हुआ था, अब आपने x को y के फॉर्म में उल्टा निकाल लिया। ठीक है, y बराबर x के फॉर्म में दिया, यहां पर x को y के फॉर्म में हमने निकाला। ठीक है, अच्छा अब यहां पर y माइनस 5, देखो ये भी लीनियर अपॉन लीनियर का ही केस है, ऊपर भी लीनियर क्वांटिटी है और नीचे भी लीनियर क्वांटिटी है। आप क्या करेंगे, y माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते आप इसमें और क्या करोगे, कोई अंडर रूट तो लगा नहीं है, कोई लॉग तो लगा नहीं है, कोई ब्रैकेट तो लगा नहीं है, कोई ऐसा चीज तो लगा नहीं जिससे आप परेशान हो जाओ। तो x बराबर सिंपली लीनियर अपॉन लीनियर का केस ये भी है। y माइनस 5 को आपने कहा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y माइनस 5 को 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो मतलब y इज नॉट इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, अब y की वैल्यू 5 नहीं होगी तो क्या होगी, तो कोई भी रियल नंबर होगी। तो y बिलोंग टू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसमें सिर्फ 5 हटा लो, y की वैल्यू सिर्फ 5 नहीं होगी, y के अलावा सब 5 के अलावा सब कुछ होगा। ठीक है, तो यहां पर y माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 से y नॉट इक्वल टू 5 आ गया, उसी से हमने यहां पर रेंज निकाल लिया। ठीक है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y corresponding to all the values of x is known as range of the function। तो यहां पर रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग 5, यहां पर y की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। तो लीनियर अपॉन लीनियर में डोमेन निकालना तो बहुत ही आसान है, रेंज निकालना भी कम आसान नहीं है, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक, चलो बच्चों अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, y बराबर
मान लीजिए 3x प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। इसका आंसर कैसे निकालोगे? अब देखो इसमें फिर से भाई डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताओ। फॉर डोमेन आप करोगे x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू -5, तो इसमें डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -5, ठीक है। -5 छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू रख दो x की जगह पर और y की वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर में x प्लस 5 दिया हुआ था, x प्लस 5 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू -5 और डोमेन हो गया ऑल द रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -5, ठीक है। ये हो गया डोमेन, ठीक है। अच्छा, रेंज के लिए मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को? रेंज के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। भूला मत करो, तुम लोग बहुत तेज भूलते हो। तो y इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 3x प्लस 4, उसके बाद इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 3x प्लस 4 और इसको इधर ले आइए, yx माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 5y और x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 5y अपॉन y माइनस 3, ठीक है। जैसे आपने जैसे आपको दिया हुआ y बराबर लीनियर अपॉन लीनियर, उसी तरीके से आपने लिखा x बराबर लीनियर अपॉन लीनियर, आपने x को y के फॉर्म में लिखा, ठीक है। जब x को हम y के फॉर्म में लिखेंगे तुरंत सारी चीज क्लियर हो जाएगी और डिनोमिनेटर दिख रहा है कि इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के तुमसे कह रहा है y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, ये तुमसे कह रहा है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? y नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, y की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब रेंज क्या हो गया? ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग +3, आप +3 को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप चाहे रेंज में कुछ भी लीजिए, सब चलेगा। y की वैल्यू सारी पॉसिबल वैल्यूज माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्सक्लूडिंग 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इसका रेंज निकालने का एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली जाए। अच्छा चलो इसमें, और उसके बाद मैं तुम्हें एक रूल बताऊंगा, उस रूल को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे y बराबर मान लीजिए 7x प्लस 4 अपॉन मान लीजिए 9x प्लस 8 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है और इसका आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो डोमेन के लिए बच्चों बताओ क्या मैंने सिखाया अभी? डोमेन के लिए 9x प्लस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वो 0 के बराबर नहीं होगा। 9x प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू -8/9, 9x इज नॉट इक्वल टू -8, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू -8/9। तो डोमेन कितना हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -8/9, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है डोमेन, ठीक है। -8/9 आप x की वैल्यू मत रखिएगा, अगर तो -8/9 रखोगे तो 9 कट जाएगा, -8 प्लस 8 कट के 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये 0 बन जाने की वजह से दिक्कत आएगी। तो डोमेन x की वैल्यू आप सिर्फ -8/9 मत रखिए, उसके अलावा चाहे जो रखिए, डोमेन ये हो गया, ठीक है। अच्छी बात है। अब चलो रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने में क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या करेंगे? रेंज निकालते समय क्या करेंगे? y इंटू 9x प्लस 8 कर देंगे और उसका 7x प्लस 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9yx प्लस 8y इज इक्वल टू 7x प्लस 4 आ जाएगा। इसको यहाँ ले आओ, 9yx, x की इज्जत लेफ्ट साइड में है, ठीक है, 4 माइनस 8y, उसके बाद x कॉमन ले लो, 9y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 माइनस 8y, उसके बाद x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 माइनस 8y अपॉन 9y माइनस 7, ठीक है। आपके पास ये दिया हुआ था, आपने उसको उल्टा कर दिया, ये आ गया, और इस उल्टेपन में इसमें आंसर भी आने लगेगा। 9y माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 7/9, और इसका जो रेंज है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 7/9 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से आप लोग अपने स्कूल में सॉल्व करिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा। इसका एक ट्रिक भी है, देखो 7/9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ऊपर वाला और x का कोफिशिएंट नीचे वाला, दोनों डिवाइड कर दो, जो आ रहा वही नहीं होना चाहिए,
इसमें एक ये ट्रिक लगा सकते हो, पर वो कंपटीशन के लिए लगाना, ठीक है। इस तरीके से आपको स्कूल में लिखना है, अगर कहीं लिखने की ज़रूरत है तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। जहाँ पर इस स्टेप पर मार्किंग हो रही हो तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है। और आपको बात और बता दूँ, ये जो डोमेन और रेंज का पार्ट है, ये इनटू और ऑनटू में जरूरत पड़ रहा है। इनटू और ऑनटू डिसाइड करने में डोमेन और रेंज निकालना पड़ता है, अरे ये रेंज निकालना पड़ता है। रेंज से निकाल करके जो ये रेंज निकाल रहे हैं उसको कोडोमेन से कंपेयर करते हैं। अगर रेंज जो आ रहा है अगर ये कोडोमेन से कोडोमेन के बराबर होगा तो ये ऑनटू फंक्शन होता है, अदरवाइज ये इनटू फंक्शन होता है। तो इसलिए डोमेन और रेंज का सीखना बहुत ज़रूरी है, रेंज का सीखना स्पेशली बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये मैक्सिमा मिनिमा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी काम आएगा इस समय जो आप लोग डोमेन और रेंज पढ़ रहे हो, ठीक है। और पूरे कैलकुलस में हर जगह काम आता रहता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं तुम लोग को वो ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, इसमें ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, ठीक है। वाई बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में अगर है क्वेश्चन, तो इसका जो है आप जो रेंज निकालेंगे वो रेंज आर बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ए बाई सी आ जाता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। आप अक्सर देखेंगे इसका जो रेंज है वो यही आ जाता है, रेंज बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस ए बाई सी। और मैंने कहा अक्सर आ जाता है, देखो ये तभी है व्हेन ए अपॉन सी इज नॉट इक्वल टू बी बाई डी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ए बाई सी और बी बाई डी बराबर नहीं होंगे तो रेंज का आंसर ये आएगा। जैसे y बराबर 6x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1 है, तो इसका रेंज क्या आएगा बच्चों? इसका रेंज आएगा जो है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग कितना आएगा बच्चों? ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि a बाई सी की वैल्यू हटानी है, a बाई सी हटाना है, और जहां पे c की वैल्यू 1 है तो ये ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही इसका रेंज पा जाओगे। समझ में आ रही बात? ये इसका रेंज पा जाओगे। पर यदि क्वेश्चन ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा हो y बराबर 6x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, तो आप इसमें क्या कहोगे? रेंज इसका 6 ही है, अकेला 6 है रेंज इसका, सिर्फ 6 है ये रेंज। कैसे? अरे ये कट जाएगा, 6 कॉमन लोग क्या आएगा? x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कट जाएगा, सिर्फ 6 है। यहां पे 6 को तुम हटा रहे हो, वहां पे सिर्फ 6 ही है इसका आंसर। ये क्यों ऐसा हुआ? देखो a बाई सी 6 बाई 1 इज इक्वल टू 6 बाई 1, तो ये कट जाएगा। अगर कभी मान लो ये ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ये कट करके ये कुछ और आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर a बाई सी और b बाई b बाई d जो है वो बराबर नहीं होंगे तभी ये आंसर देना। जैसे इसमें ये आंसर पक्का है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसमें क्या करोगे? इसमें तो सीधा कट जा रहा है यार, इसमें कट नहीं रहा है इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। इसमें कट जा रहा है तो ये जो है वही आएगा जो तुम हटा रहे थे, ठीक है। अरे ये y ये 6 लिखा हुआ है, ये y बराबर 6 लिखा हुआ है, तो रेंज सिर्फ 6 ही तो हुआ है इसका। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है। अगर आप लोग ये देखिएगा कि ये कहीं कट तो नहीं जा रहा है। चलो अच्छा, तुम लोग को जो मैंने बताया है इस पर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ली जाए। आप ये बताओ, अच्छा y बराबर 4x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 3, अगर ये क्वेश्चन होगा तो बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग? बताइए क्या आंसर देंगे? रेंज बिलोंग टू क्या आएगा? 4 अपॉन 2 का 6 बाई 3 है ना। अरे इसका मतलब ये इसकी असलियत पहचानो, ये कट रहा है, ये जानते हो। y बराबर कितना है? 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा? 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3। अरे बच्चों ये कट जाएगा, ये y बराबर 2 आ रहा, ध्यान दो, ये y बिलोंग टू 2 है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? y बिलोंग टू सिर्फ 2 ही तो है, y की वैल्यू हमेशा 2 है इसकी, तो y की वैल्यू रेंज कितना आ जाएगा? रेंज बिलोंग टू सिर्फ 2, ये आएगा, ये इसका रेंज है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y बराबर 4x प्लस 9 अपॉन या 4x प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा रेंज बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 की वैल्यू 2 ही होती है, मतलब रेंज बिलोंग टू क्या आएगा? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्सक्लूडिंग 2, सिर्फ 2 हटाओगे। जब ये कट नहीं रहा है तो अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा, इसमें आप 2 कॉमन लो तो 2x प्लस 7 बाई 2 क्या आएगा? वो कटेगा नहीं, तब ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, ये हटा दो चलेगा। अरे इसको सॉल्व करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो, समझ में आ जाएगा।
इसमें भी ऐसा करके देख लीजिए आप, इसमें भी ऐसा करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा y बराबर 2 ही आएगा, अकेला 2, सिर्फ 2 आएगा। आप इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा y बराबर 2 आ जाए, x बराबर सॉल्व जब करेंगे आप लोग तो इसमें जो है y की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, और उसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा, y बराबर 4x + 7/2x + 3, आपको यहां पर 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात बच्चों? तो अगर ये कट जा रहा है तो कट करके जो आ रहा है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये कट नहीं रहा है, अगर ये कट नहीं रहा है तब आप इसका आंसर क्या पाओगे, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ये, ठीक है। अगर ये कट जा रहा है तो जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आप दिक्कत जो फील करोगे, वहां पे कहीं पे ऐसी चीज हो जाएगी जो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर ये नहीं कट रहा है तो उसको जब सॉल्व करोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे और ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप लोग लीनियर अपॉन लीनियर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से चलो इसी मेथड से मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखो आप लोगों ने सॉल्व किया है y बराबर x² + 5/x² + 1, मान लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है। डोमेन की यहां तक बात है x² + 1 नॉट इक्वल टू 0, अरे ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 तो होता ही है, चाहे जो रख लो, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, इसमें डोमेन तो ऑल रियल नंबर आया, कोई टेंशन ही नहीं है। अरे ये डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, जब जो डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं तो x के लिए चाहे जो रखो ऑल रियल नंबर, डोमेन में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रेंज में इसी मेथड से मैं करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो y × x² + 1 बराबर x² + 5, यहां से आएगा y² + y = x² + 5। अब इसको इधर ले आओ, x² × y - 1 = 5 - y, 5 - y, और x² इधर ले आओ, x² कॉमन ले लिया, y - 1 हो गया। x² की वैल्यू कितनी आई, 5 - 1/y - 1, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब एक बात बताओ, x² के बारे में ये दिया हुआ है, x तो है नहीं यहाँ पे, तो x² है। सबसे पहली बात, y - 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि y की वैल्यू 1 के बराबर तो नहीं ही होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में y - 1 लिखा हुआ, तो y की वैल्यू 1 तुम कैसे ले सकते हो? y की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, ये तो डिनोमिनेटर ने बता दिया। ऊपर से एक और कंडीशन है, ध्यान देना, इसकी वैल्यू x² के बराबर है, और x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये ऐसे होता तब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब ये अनकंट्रोल्ड आंसर y का देने लगेगा। पर यहाँ पे एक फैक्ट देखो, x की वैल्यू स्क्वायर में दी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में x² दिया हुआ है, और हमें पता है कि x² की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होती है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 - y/y - 1 की वैल्यू > 0 होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू तो x² के बराबर है ना, और x² की वैल्यू 0 0 से अधिक होती है, तो 5 - 1/y - 1 की वैल्यू > 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब देखो, इसमें y - 1 के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब कभी ऐसा आ जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y - 1 के होल स्क्वायर से ऊपर इधर मल्टीप्लाई करिए और इधर मल्टीप्लाई करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ तो खत्म। और y - 1 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होता है हमेशा, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर तो 0 में पॉजिटिव गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इधर तो फर्क पड़ता है। इधर तो देखो अच्छा सा कुछ चेंजिंग आ गया। अब इधर कट जाएगा तो कितना आएगा, y - 1 × 5 - y > 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y - 1 × y - 5 कर दें तो ये <= 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे इसको उल्टा कर दिया ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो y - 5 हो गया। अब ग्रेटर साइन लेस में बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये पलटा होगा। सिर्फ एक ही ब्रैकेट के अंदर तो पलट रहे हैं, तो समझ लो इसके अंदर माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस निकाला, माइनस उधर डाल दिया, तो ग्रेटर साइन लेस में बदल गया। समझ में आ रही बात? आपने यहाँ पे 5 - y को देखा, 5 - y को y - 5 करने का मन कर रहा है, तो आपने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो इनइक्वालिटी साइन में पे क्या फर्क पड़ेगा, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर साइन जो है ये लेस वाले साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब y - 1 × y - 5 इज <= 0 दिया हुआ है, तो अब बताओ इसमें छोटा आंसर आएगा कि बड़ा आंसर आएगा? तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू छोटी आएगी, 1 से लेके 5 तक आएगी, छोटा आंसर आएगा।
ठीक है। अरे अल्फा बीटा पिछले क्लासेस में बताया था ना, 1 और 5 दो रूट हुए, तो y की वैल्यू 1 अल्फा से बीटा मतलब 1 से 5 होगी। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 1 नहीं लेना है, तो मतलब रेंज क्या हो गया, बोलो रेंज क्या हो गया, 1 से 5। इसका आंसर ये देंगे, रेंज की वैल्यू आएगी 1 से 5। 1 पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। 1 पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 होना ही नहीं है, एग्जैक्टली 1 हमें लेना ही नहीं है। 1 लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, y की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती है, ठीक है। और वैसे भी ये दोनों कट के ये दोनों बराबर बराबर तो हो नहीं सकते कि ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 से 5 पर 1 पर ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो मैंने पिछले क्लासेस में वो b² - 4ac जो करवाया था, याद है तुम लोगों को? क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, जस्ट इसके पिछले लेक्चर में मैंने सब बताया था ना उसके बारे में। ये उस मेथड से भी लग सकता है। कैसे, देखो आप लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, y × x² + 1 = x² + 5 आएगा। अच्छा, इसमें आएगा yx² + y = x² + 5, और x² कॉमन ले लेंगे तो y - 1। इन दोनों को देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो, x² इधर आएगा, x² कॉमन y - 1, और प्लस y - 5 = 0 आएगा। देखो ध्यान से, देखो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन एकदम सही है ना, ठीक है। यहाँ पे y - 5, अब यहाँ पर x वाला टर्म तो है नहीं, आपने तो ये पढ़ा हुआ है bx + c, ये पढ़ा है ना, और इसमें हम लोग d ≥ 0 करते हैं, तो मतलब b² - 4ac ≥ 0 तो कहते हैं तो x रियल होगा। समझ में आ रही बात? ये पढ़ा था ना कि अगर x को रियल करना है तो b² - 4ac की वैल्यू ≥ 0 करनी पड़ती है। यहाँ पे तो x सही नहीं है, तो क्या करेंगे, x² × y - 1 + 0x कर देंगे, प्लस y - 5 = 0, ठीक है। जब x नहीं है तो x के साथ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इसमें देखो ये x का क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अच्छा, इसमें x रियल है, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ≥ 0 होना चाहिए। भाई डोमेन तो रियल ही नंबर होता है ना, तो x रियल नंबर है, डोमेन x रियल नंबर तो d ≥ 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b² - 4ac ≥ 0 होना चाहिए। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, देखो b² - 4a और c ये ≥ 0 होना चाहिए, ठीक है। हमने सॉल्व किया b², अरे भाई जब x का कोफिशिएंट था ही नहीं, x था ही नहीं तो x के साथ 0 लगा दिया, वही b हो गया, b² - 4c ≥ 0 होना चाहिए। और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक में कभी भी कोई बड़ी चीज फंसती है तो उस समय हम डिस्क्रिमिनेंट ≥ 0 कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ≥ 0, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ≥ 0 करने पर ये मिला। अब इसके बाद क्या आएगा, 4 × y - 1 × y - 5 इज ≥ 0, दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y - 1 y - 5 < 0, ठीक है, या y - 1 y - 5 < 0, और y की वैल्यू आ गई 1 से 5। पर क्वाड्रेटिक की अपनी एक लिमिटेशन होती है, क्या x² के साथ y - 1 लगा है ना, तो y - 1 ≠ 0, तो y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है आपको बताया किसने, ये क्वाड्रेटिक ने बताया कि मेरा रूल तभी लगाना जब x² का कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो, तो y - 1 ≠ 0। अब क्या 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या 1 पॉसिबल, यहां रख के देखो जरा, इफ y = 1, चलो रख के देखते हैं, तो कितना है, 1 = x² + 5/x² + 1, ये किया, x² + 1 = x² + 5, अरे ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे 1 = 5 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। y = 1 होना पॉसिबल नहीं है। इफ y = 1 है तो 1 = 5 आ रहा, तो y = 1 ले कह सकते हो, y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। अगर y की वैल्यू 1 लोगे तो 5 = 1 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, y = 1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को मना कर रहा है क्वाड्रेटिक, कह रहा है कि y की वैल्यू 1 मत लेना, तो ठीक है वो मानना पड़ेगा। अब बताओ रेंज कितना हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा, इधर क्लोज ब्रैकेट इधर ओपन ब्रैकेट, ठीक है, वही आंसर आया ना। तो दोनों तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए कि जब लीनियर अपॉन लीनियर आएगा तो जो मेथड वहां लगता है यही क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जब x² का एक टर्म हो, x² का एक टर्म हो, तो वही फंडा लगा सकते हो, उस तरह से मैंने सॉल्व कर दिखाया। और जो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि d ≥ 0 करना पड़ता है, उससे भी आप कर सकते हो। x नहीं था तो x साथ 0 ले लिया था, यहाँ पे तो 0 ले लिया तो b की वैल्यू 0 हो गई, तो b² - 4ac > 0 किया। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते गए, जो हमने पढ़ा था उसी तरीके से किया।
और y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि x स्क्वायर के साथ y माइनस 1 लगा हुआ है। जब y की वैल्यू 1 नहीं होगी तो y की वैल्यू 1 हटाना पड़ेगा, तो रेंज की वैल्यू में 1 हटा करके 1 से 5 आप आंसर दे देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा रेंज का। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको सिर्फ लीनियर अपॉन लीनियर वाला केस बताया और उस पर संबंध जो है बेस्ड एक प्रॉब्लम मैंने बताया जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वार्टिक दिया हुआ था। ठीक है, चलो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही और इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे। अब तो इसके बाद कंपोजिट फंक्शन वगैरह आने वाला है, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन ये सब आने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, चलो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय।